नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन। आज नेशनल यूथ डे है। यूथ डे मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की याद में। उनके जन्म दिवस पर आज उनकी जन्म जयंती है और इस दिन को युवा आइकॉन के रूप में मनाया जाता है और ये ढूंढा जाता है कि हमारे देश में ऐसे कौन से युवा आइकन्स हैं, कौन से ऐसे युवा लोग हैं जो आगे बढ़कर समाज के लिए उसी तरह मनोनीत होकर कार्यरत हैं जिस तरह स्वामी विवेकानंद रहा करते थे। तो उसी एक श्रेणी में आज हमें लगा कि हम जम्मू कश्मीर के एक ऐसे युवा से आप सबकी मुलाकात कराएं जिन्हें यूथ आइकॉन का अवार्ड 2019 में ही मिल गया था, तब जब उन्होंने अपना सोशल एक्टिविज्म बिल्कुल शुरू ही किया था। तो मैं आप सबको बताऊं कि आज इन कॉन्वर्सेशन में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तरुण उपल, जो एक नेशनल लेवल के सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने युवा कलाकारों के लिए, युवा स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए और ऐसे ऑर्फन्स जो कि मिलिटेंसी के दौरान अकेले रह गए हैं उन लोगों के लिए काम करने के लिए एक बीड़ा उठाया और आज उस बीड़े को बहुत सफलतापूर्वक सिद्ध करते हुए नजर आ रहे हैं। तरुण जी, इन कॉन्वर्सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही जानना चाहूंगी कि स्वामी विवेकानंद जी की याद में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है और कोशिश हर देश की यही रहती है कि विवेकानंद जैसा एक स्टॉन्च यंग एक्टिविज्म हर किसी देश में दिखाई दे और इसी वजह से शायद हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व ही उन्हें आइडलाइज करता है अपनी यूथ को ग्रूम करने के लिए। भारत अभी भी विवेकानंद जैसे युवा नहीं दे पाया है, क्या कारण लगता है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनकी सोच जो है, उनकी विचारधारा को लोग अडॉप्ट नहीं कर पाए, या तो उन्होंने उनके बारे में पढ़ा नहीं अच्छे से, क्योंकि वो एक लौते शख्स हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के नक्शे पे जो है इंडिया क्या है उसे बेहतर तरीके से समझाया था। और उनके, मैं कहता हूँ, उनकी जो बुक्स हैं, उनकी जो सेइंग्स है, अगर बच्चे उसे ही फॉलो कर लें, यूथ उसे फॉलो कर ले, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ रोक सकता है। आज सक्सेस की हम बात करें तो उन्होंने अपनी हर किताब में सक्सेस को बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया है। उन्होंने बताया कि अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं, सपोज आपको अगर किसी फील्ड में जाना है, लेट इट बी स्पोर्ट्स, तो आप उसी में लगे रहिए, मतलब डोंट गिव अप। वंस यू गिव अप यू विल लेट योर ड्रीम बी डिस्ट्रॉयड। तो स्टिक टू इट, लिव फॉर इट। तीन ऐसी बातें तरुण जी कही थी विवेकानंद ने जो कि हर किसी युवा के लिए एक, जिसे कहते हैं ना, मूल मंत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा था कन्विक्शन। राइट। कन्विक्शन अगर आप सबके अंदर है तो आपको कोई भी कार्य करने से, कोई भी फोकस होने से रोक नहीं सकता। दूसरा उन्होंने कहा था कि आप अगर कन्विक्टेड हैं तो आप कहीं ना कहीं, आपके अंदर अगर कन्विक्शन है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ऑनेस्टी जो है वो अपने आप बनना शुरू हो जाएगी। एंड वंस यू आर ऑनेस्ट टू योरसेल्फ यू विल बी ऑनेस्ट टू द नेशन। एंड देन द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उन्होंने कहा था कि आप दूसरों की देखा देखी ना करें। जेलसी जो है उससे बहुत ज्यादा बचने के लिए उन्होंने कहा था। और ये तीन मंत्र उन्होंने कहे थे जिन पर उन्होंने काम किया और वो एक यूथ आइकॉन वर्ल्ड वाइड बन गए। तो शायद तरुण जी ये तीन चीजें कमी नजर आती है क्योंकि आप युवाओं के साथ बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम करते हैं। बेसिकली देखा देखी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है पेरेंट्स का भी उसमें रोल रहता है, जो अपने बच्चों को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि भाई दूसरे का बच्चा जो है वो बेहतर कर रहा है। देखिए, हर कोई बच्चा या युवा जो भी है, हर किसी में एक डिफरेंट क्वालिटी होती है, अलग चीज़ में एक्सेल करता है। कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, और हमारे में क्या होता है, मैंने देखा है अभी भी वो एक विचारधारा है, बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि डॉक्टर बनेगा। तो आई थिंक द पेरेंट्स शुड गिव फ्रीडम टू द चिल्ड्रन टू डिसाइड what he wants to become, in which field he wants to excel. So there we lack, because that is how we have been brought up. So there somewhere I think there is a fault from the side of parents as well. But then again, we the youth in our new generation, they are not very much into the reading. So like today we are witnessing National Youth Day. So I think every youth should read about Swami Vivekanand ji and should know how he became the world known personality and how did he convince the whole world. बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं शायद उनका वो महात्म्य जिसको हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा एक संपूर्ण व्यक्तित्व उनका था कि जो उन्हें वर्ल्ड आइकॉन की तरह आज भी याद किया। देखिए, यूथ जो वर्ल्ड पार्लियामेंट हुई थी, रिलीजियस पार्लियामेंट, उसमें
विवेकानंद जी ही थे जिन्होंने जो है हिंदुस्तान का मतलब जो है पूरे वर्ल्ड को बताया। उसके बाद जो एक चेहरा हिंदुस्तान का जो था पूरे वर्ल्ड के सामने आया कि भाई हिंदुस्तान क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो बहुत अच्छी सेइंग्स है उनकी। मुझे लगता है कि सभी यूथ्स को जो है उनके बारे में पढ़ना चाहिए और उनको छोड़ के उनके पेरेंट्स को भी पढ़ना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात आपने कही जी, क्योंकि अगर ग्रूम करने वाला ही पढ़ेगा तो शायद कहीं वो आगे वैसी ही तरबियत अपने बच्चों तक पहुंचा पाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। एक और किस्सा याद आता है कि विवेकानंद जी को एक बार कहा गया कि कृष्ण को इतना क्यों मानते हैं लोग, तो उन्होंने अपनी स्पीच आरंभ की और वो यूएस में कर रहे थे अपनी स्पीच, और वो एक जगह से बोलना शुरू हुए और दौड़ के आधी स्पीच करके वो दौड़ गए। दूसरी जगह पर उन्होंने स्पीच शुरू की, लोग उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। दूसरी जगह से स्पीच आधी करके उन्होंने तीसरी जगह चुन ली और वो दौड़ते हुए तीसरी जगह पर गए और लोग उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए आए। तब उन्होंने कहा था कि अगर मुझ जैसे एक छोटे से स्पीकर, एक यंग स्पीकर को सुनने के लिए आप पागलों की तरह दौड़े दौड़े मेरे पीछे आ रहे हैं, तो कृष्ण तो भगवान थे, तो जब वो बोलते तो किस तरह से लोग उनके पीछे आ जाते। ये बात धर्म की नहीं उन्होंने कही थी, उन्होंने ये बात शायद ये समझाने के लिए कही थी कि अगर एक युवा, क्योंकि कृष्ण एक युवा, एक यंग जनरेशन माने जाते हैं, आइकॉन थे, बिल्कुल एक आइकॉन माने जाते हैं। तो अगर एक युवा ये ठान ले कि मैंने किसी एक प्रवृत्ति को बदलना है, तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल। क्या लगता है आपको आजकल की जो युवा जनरेशन है उनके अंदर ये कन्विक्शन क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं वो डाइवर्टेड भी है। मैंने जैसे आपको कहा कि अपब्रिंगिंग जो है बहुत मैटर करती है। पेरेंट्स जो है स्टार्टिंग से ही उन्हें मतलब एक दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको आज के टाइम पे यूथ जो है वो चाहते हैं कि भाई उन्हें अपना जो प्रोफेशन है वो खुद चूज करने का मौका जो है वो मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को मौका देना भी चाहिए। और अगर क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं देखिए स्पोर्ट्स में जैसे कोई जाना चाहता है या कल्चरल में जाना चाहता है, आज भी कहीं ना कहीं किसी गांव तबके में ऐसी मेंटेलिटी है कि भाई आपको कल्चरल में नहीं जाना है, नाचना सही नहीं है, गाना सही नहीं है। तो वो विचारधारा से हमें बाहर आना है और हर तरह के जो स्पोर्ट्स हो गए या कल्चरल हो गए या एजुकेशन पर्सपेक्टिव से कहूँ, हर तरह के इसे जो है आपको अडॉप्ट करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। बिकॉज see, when you are born, you don't know what you want to do next in the world. So your teacher is your mentor, your family, your parents are your mentor. So that is how whatever you bring up, however you bring up the children. So that is what he will carry on throughout his life. So the upbringing should be good. So that is why today on the birthday of Vivekanand ji, we are discussing about him, so that the parents and the students, the children, the youth should know, डिस्कस एंड रीड अबाउट हिम। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तरुण जी आपसे इसलिए मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी जरूर कि हम तरुण जी से इसलिए आज नेशनल यूथ डे के ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक खुद ऐसे युवा आइकॉन की तरह जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नोन है, एक रिनोन्ड पर्सनालिटी है, एक रिनोन्ड यूथ आइकॉन है, क्योंकि ये खुद से बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जिनकी वजह से समाज में कहीं ना कहीं नयापन आ रहा है। तो वो युवा दर्शक हमारे जो ये सोच में पड़ जाते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, जो सोशल इनजस्टिस के बारे में कुछ काम करना चाहते हैं, सोशली आगे ले जाने के लिए देश को काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें, तो आप उन जैसे युवाओं के लिए क्या कहेंगे कि किस तरह से? हम तो चाहेंगे कि आप अपना सफर उन्हें जरूर बताएं कि आप व्हाट आर द एक्टिविटीज यू आर इनटू एंड हाउ यू आर ग्रूमिंग पीपल एंड हाउ यू आर ग्रूमिंग द सोसाइटी सो दैट दे कैन हैव एन आइडिया एंड अ थॉट प्रोसेस कि हमें किस तरफ से चलना चाहिए अगर हमें समाज को बदलना है। दैट अगेन आई वुड लाइक टू से दैट comes in your upbringing as well, because my grandfather, he was very much into the charity, and we used to look, because several times even I witnessed, he used to come back from his shop and he used to, when he used to come back home, तो उनके स्लीपर्स, उनके शॉल वगैरह सब गायब होते थे। हम पूछते थे कहाँ गए, कहते रास्ते में किसी भिखारी को मैं, कोई बैगर था उसे दे आया, वो ज़रूरतमंद था। तो ये आप शुरू से जैसे ही आप बच्चे को आप ब्रॉटअप करेंगे तो वो चीज़ आपके अंदर इनबिल्ट हो जाती है। और उसके बाद मेरी जर्नी जो है 2008 में स्टार्ट हुई। व्हेन आई वेंट टू पुणे, तो वहाँ पे आउटसाइडर्स को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। सो आई नेवर हैड अ थॉट कि दैट आई विल गेट पॉलिटिकली एफिलेटेड और आई विल कम अप इनटू द सोशल लाइफ। सो देयर आई हैड टू, नॉट बाय चॉइस, बट आई हैड टू जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी
एज अ यूथ लीडर जस्ट टू ब्रिंग इन जस्टिस फॉर द नॉर्थ इंडियंस ओवर देयर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ इंडियंस को उस टाइम पे टारगेट किया जा रहा था. सो जस्ट टू सेव देम, जस्ट टू बी देयर गार्ड, आई हैड जॉइंड national Congress party that time, Nationalist Congress Party, NCP in Maharashtra. But later on, when I knew that, when I realized that it's not my interest, so there after I had quit and I got associated with many of the NGOs, and later on I got associated with Anna Hazare ji. So he's also a role model for me. So I was into his core committee. So I have been आंदोलन में, जी मैं उनके आंदोलन में साथ में था, मैं उनकी कोर कमेटी में था. तो एक उनके साथ जो जुड़ा तो मेरा विजन और क्लियर हुआ कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है. सो दैट इज़ हाउ, अगर आपको कोई रोल मॉडल या तो आपको किताबों में मिल जाए जिनके बारे में आप पढ़ें, या रियल लाइफ में मिल जाए, सो दैट इज़ हाउ यू गेट डाइवर्टेड एंड यू गेट अ pathway where exactly you want to go, what you want to lead. So now as I have decided, so now also I came to JNK, I came back to JNK in 2018 with a vision that I will bring in reforms over here. क्योंकि 370 था, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बाउंडेशंस थी, काफ़ी बैरियर्स थे. 370 हटना था तो उस टाइम पे बहुत आशाएं थी कि बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन 370 हटने के बाद भी अभी जो है यहाँ के यूथ जो है वो सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. मुझे लग रहा है अभी भी, क्योंकि अब केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें भी मुझे लग रहा है जो बाहर से IAS ऑफिसर्स आ रहे हैं उनकी भी अब मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है वो JNK को अभी तक अच्छे से समझ नहीं पाए हैं. बिल्कुल, यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज को नहीं समझ पाए. उसके लिए मुझे लगता है उन्हें यहाँ पे सिविल सोसाइटी को भी साथ में इन्वॉल्व करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है डिसीजंस गलत होते हैं. पहले ही एक डिसीजन इंप्लीमेंट करते हैं, फिर इन्हें अफसोस होता है कि ये सही नहीं था. Then they had to roll back after the protest. So I think a proper exercise should be carried out from the part of administration, so that the wrong decisions are not implemented and forcefully implemented. तो अभी तक आपने जितनी भी बातें हमसे की उसमें यही समझ में आता है कि सबसे पहले तो युवाओं के लिए बड़ा जरूरी है कि वो अपनी इंटरेस्ट को पहचानें. बिल्कुल. और अगर आपको अपना इंटरेस्ट समझ में आता है तो फिर उसी तरह के लोगों से आप मिलना शुरू करें, उसी तरह की किताबें पढ़ना शुरू करें, तभी आपका जो आइडियोलॉजी है, जो आपका पर्सपेक्टिव है वो क्लियर हो पाएगा. एंड देन ओनली यू विल गेट द राइट ट्रैक. एंड देन The most important thing is आवाज उठाना. बिल्कुल. तो आप जैसे अभी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बात कर रहे हैं, तो ये बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है. हमने आपको तरुण जी देखा हुआ है कि आप युवाओं के प्रोत्साहन के लिए बहुत सारा कार्य करते हैं, और स्पेसिफिकली अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो आप ऑर्फन्स के लिए भी काम करते हैं, उनकी एजुकेशन आप पुणे में दिलवा रहे हैं शायद. तो एक तो उसके बारे में जानना चाहेंगे, और दूसरा आपसे बहुत इम्पोर्टेंटली मैं ये समझना चाहूंगी कि एक स्पोर्ट्स के कैडर से अगर हम देखें तो JNK एंड स्पेशली जम्मू, लॉट मैनी टैलेंटेड पीपल आर है. इतना स्पोर्ट सिनेरियो यहाँ जम्मू में फैला हुआ है, हर तरह की गेम, फेंसिंग से लेकर के बास्केटबॉल तक और क्रिकेट ग्राउंड से लेकर फेसबॉल तक, हर किसी तरह का स्पोर्ट्स अवेलेबल है जम्मू में, और हर किसी तरह का इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर भी यहाँ पर मौजूद है. चंदीप सिंह इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल फॉर दैट, और अंकिता रैना इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल फॉर दैट. लेकिन क्या वजह है कि हमारे जम्मू के जो टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं, यंग स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, वो सामने नहीं आ पाते दुनिया के? बेसिकली क्या है, अगर स्पोर्ट्स की बात करें, कल्चरल की बात करें, या एजुकेशन की भी बात करें, बिकॉज जम्मू प्रोविंस, इफ आई टॉक अबाउट जम्मू प्रोविंस, दे आर एक्सेलिंग इन एजुकेशन एज वेल. क्योंकि अभी रिसेंटली जितने भी आपके सामने जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं, उसमें बहुत सारे जम्मू के चेहरे जो हैं सामने आए हैं. तो इसमें कहीं ना कहीं बेसिकली आप देखिए 2012 से लेके अभी तक यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है. तो यहाँ से पे प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो बहुत सारे यूथ हैं, दे आर माइग्रेटिंग टू अदर स्टेट्स एंड दे आर ब्रिंगिंग लॉरल्स फॉर अदर स्टेट्स लाइक हरियाणा और विच एवर आई वुड कोट. तो यहाँ पे कंपल्शन बन जाता है जब वो किसी और स्टेट की स्पोर्ट्स फैसिलिटी को एक्वायर कर रहे हैं, तो देन इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर देम टू रिप्रेजेंट दैट स्टेट. राइट. सो नाउ द थिंग इज दे शुड हैव अ प्रॉपर स्पोर्ट्स पॉलिसी. एंड नाउ आई विल डिस्क्राइब वन मोर एग्जांपल. SRO 349, उसमें बहुत सारी जॉब्स जो है पिछले 5-6 साल से जो यहाँ के यूथ जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, सो कहीं भी स्टेट में, हर एक स्टेट में पॉलिसी में होता है कि SRO में उन्हें जो है कोच की जॉब मिलती है. आज ही एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, आज ही लवीना बोर्गेन को आज उन्होंने SSP का पद दिया हुआ है.
तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है आज ही के दिन, और कहीं ना कहीं शायद जम्मू के प्लेयर्स के साथ ऐसा नहीं हो रहा। अभी कुछ एडवाइजर साहब ने, फारूक खान जी ने कुछ पॉलिसी के बारे में बात की थी कुछ दिन पहले कि भाई जो बाहर से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स खेल के आएंगे उनको कुछ गस्टेड पोस्ट मिलेंगी, लेकिन अगर मैं पिछले 5-10 साल का ग्राफ उठा के देखूंगा तो काफ़ी सारे जो यूथ है उन्हें जॉब्स तो छोड़ दीजिए, एक प्रॉपर मतलब पॉलिसी का मतलब क्या होता है? पॉलिसी बेसिकली इसलिए बनाई जाती है कि आप चाहे वो खेल की बात करें, चाहे हम एजुकेशन पढ़ाई की बात करें या कल्चर की बात करें, एक बच्चों को फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेट करना जो यहाँ की गवर्नमेंट जो है नहीं कर पाई। तो एक आशा थी बच्चों में कि 370 हटेगा और जल्दी से जल्द यहाँ पे खुशहाली होगी और हमें सब कुछ एकदम से मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें विफल रही है। मे बी अब उनकी एडवाइजरी मुझे नहीं पता किस तरह की है, लेकिन अभी तक भी जो है यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी और स्पोर्ट्स पॉलिसी डिक्लेयर नहीं हो पाई है। मैंने पेपर के माध्यम से कई बार जो है मेमोरेंडम भी भेजे हैं बहुत बार राज्य भवन में कि इसे जो है जल्द से जल्द जो है इम्प्लीमेंट किए जाए, क्योंकि देखिए हमारे आने वाला भविष्य क्या है, जो यूथ अभी पढ़ रहे हैं यही भविष्य है यहाँ का। अगर आप उन्हें आज मोदी जी की भी बात करें, मोदी जी भी जो है यूथ की बात करते हैं कि यूथ को बाहर जाना चाहिए। न्यू इंडिया की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल इंडिया अपने आप ही उसके साथ जुड़ जाता बिल्कुल है। तो यहाँ पे पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक अच्छी पॉलिसीज जो यूथ को मिलनी चाहिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। क्योंकि पहले भी क्या होता था, कश्मीर सेंट्रिक पॉलिसीज की वजह से जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था, जॉब्स की बात करें, सब जो है कश्मीर की तरफ डाइवर्ट हो जाता था, क्योंकि हमेशा से वहाँ की लीडरशिप जो है वो हावी रही है J&K में। अब लेकिन मुझे लगता है अगर सेंटर रूल कर रही है, सेंटर के हिसाब से चल रहा है, यहाँ पे गवर्नर रूल है, तो मुझे लगता है अब वो चीज़ जो है अब इनको अनबायस्ड होना चाहिए, क्योंकि पहले हमेशा से बायस रहे हैं वैली की तरफ। बिल्कुल इस तरह की कवायद में प्रशासन लग भी गया है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जिम्नास्ट चैंपियनशिप्स यहाँ पे मुनक्कद करी गई हैं, और काफ़ी हद तक यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की ओर से भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिनसे स्पोर्ट्स पर्सन्स आगे ज़रूर आएंगे। एक आखिर में आपसे सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी, पहला तो ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, जैसे आपकी निर्भय भारत फाउंडेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना सोशल वर्क करने के लिए, सोशल एक्टिविज्म के लिए कितना ज़रूरी है, और उसके साथ ही युवाओं के लिए ड्रग्स से दूर रहने के लिए और किस तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, मैं पहले ड्रग्स पे बात करूंगा, क्योंकि ड्रग्स आपको भी पता है कितने हाई मात्रा में आप रोज़ देखते हैं, कहीं ना कहीं कंसाइनमेंट पकड़े जाते हैं, और बहुत सारे यूथ जो हैं वो कहीं ना कहीं ड्रग्स की तरफ भी जो है डाइवर्ट हो रहे हैं। इसीलिए मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, LG एडमिनिस्ट्रेशन से, कि यहाँ पे जो है अच्छी पॉलिसीज़ जो है यूथ के लिए लाई जाए, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो कल्चर की हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, ताकि बच्चे जो है फ्रस्ट्रेट होकर दूसरी जगह डाइवर्ट ना हो। क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिन बच्चों ने इंडिया को बहुत जगह इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है और नेशनली भी रिप्रेजेंट किया है। कहीं ना कहीं उनको जो वादे सरकार द्वारा किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए और वो जो है गलत संगति में पड़ गए। तो मुझे लगता है अब आने वाले न्यू जो जनरेशन है, यंग इंडिया की हम बात करते हैं, मोदी जी इस बारे में बात करते हैं, तो एक अच्छी पॉलिसीज़ जो है जल्द से जल्द ड्राफ्ट होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे जो है वो अपना ध्यान और एक जगह जो है विचलित कर सके और गलत जगह जो है अपनी एक्टिविटीज़ उनकी में डाइवर्ट ना हो। जी, एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज़रूरी है? ऑर्गेनाइजेशन इसलिए ज़रूरी है, देखिए ऐसे हम काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिविज़म, सोशल एक्टिविज़म में भी है, सोशल वर्क भी कर रहे हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन से ये होता है कि सारी चीज़ें जो है वॉलेंटियर्स आपके साथ जुड़ते हैं, जो यूथ आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वॉलेंटरली जुड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम आगे सोशल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उन्हें आपसे सीखने का मौका मिलता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप चलते हैं। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए, NGOs, चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे बहुत फ्रॉड हुआ करता था। भाजपा सरकार आई है, मुझे लगता है हिंदुस्तान में 2 लाख के करीब जो NGOs और चैरिटेबल ट्रस्ट और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है जिनके लाइसेंस कैंसिल किए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से पैसे को गलत जगह डाइवर्ट कर रहे थे। तो एक अकाउंटेबिलिटी के लिए एक आपका जो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू, देखिए, आप अगर इफ़ आई एम डूइंग समथिंग एंड यू आर गेटिंग टू नो समवेयर फ्रॉम द मीडिया और एनीवेयर अराउंड, आई हैव ऑर्गेनाइजेशन, अगर कुछ गलत होगा तो वो सामने आने में वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। तो हर चीज़ अकाउंटेबिलिटी में होगी। और
लोग भी आपके साथ तभी जुड़ेंगे, यूथ आपके साथ जब तब जुड़ेंगे कि अगर आप, इफ यू आर वेल ऑर्गेनाइज एंड इफ यू नो हाउ टू वर्क विद द डेकोरम। तो हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है, तो ऑर्गेनाइजेशन उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि आज आपको पता है कि गवर्नमेंट काफ़ी क्रेडिबल हो चुकी है। तो हर चीज़ की क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है जी। तरुण जी, आप इन कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ जुड़े और इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे युवा वर्ग के लिए आपने दर्शाई, जो कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आपकी इस सोच को लेकर के कहीं ना कहीं हमारा युवा वर्ग जो है उन्हें एक मार्गदर्शन मिलेगा और वो अपना राइट ट्रैक एंड राइट आइडियोलॉजी को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी आपकी ये सारी थॉट प्रोसेस। इस उम्मीद के साथ कि आप निर्भय भारत फाउंडेशन के साथ आगे बढ़ते चलें और देश के लिए जिस तरह आप इस समय जम्मू कश्मीर के लिए यूथ आइकॉन है, इसी तरह आप वर्ल्ड वाइड भी यूथ आइकॉन बने। इसी उम्मीद के साथ इन कॉन्वर्सेशन में आप आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो इसी तरह के युवा और इसी तरह के अन्य और कलाकार, ऐसे कलाकार जिन्होंने समाज को बदलने का बीड़ा उठाया है और बड़ी कारगरता से वो अपने समाज को बदलने में अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसी ही शख्सियात से आप सबकी मुलाकात हम इन कॉन्वर्सेशन के अगले शुमारे में जरूर करवाएंगे। तब तक के लिए दिस इज विंध्या तिकू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।